प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आओ आज से धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कल मैंने आपको जो है अंग्रेजों के भारत में आगमन और उनके भारत में स्थायित्व के बारे में बात कर ली थी। अब सिख धर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ और अंग्रेज तक किस प्रकार से उनका स्थायित्व बढ़ा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सिख धर्म आया कहाँ से? इस धर्म के पहले धार्मिक गुरु हुए प्रथम गुरु गुरु नानक। इनका जन्म पूछ लेता है। इनका जन्म हुआ था तलवंडी, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। और जहां इनका जन्म हुआ तलवंडी में, वहीं एक गुरुद्वारे की स्थापना की गई। गुरुद्वारे का नाम है ननकाना साहब। चौदह सौ 98 में पूर्णिमा का दिन गुरु नानक को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु नानक ने ईश्वर के निर्गुण रूप, स्वरूप विहीन अस्तित्व को माना, या निराकार आप कह सकते हैं। गुरु नानक ने ईश्वर को निराकार कहा। उन्होंने कर्म को प्रधानता दी और पुनर्जन्म में विश्वास किया। उन्होंने कहा कि कर्म के आधार पर जन्म का निर्धारण होगा, और पुनर्जन्म को उन्होंने आधार माना। कर्मवाद को एक विशेष स्थान दिया। उसके साथ साथ उन्होंने ईश्वर का कोई विशेष स्वरूप नहीं माना। उन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार स्वरूप ही है। इन्होंने संगत और पंगत धर्म की दो व्यवस्थाएं शुरू की। संगत की तात्पर्य उसका है कि धर्म के लिए गुरुओं के समक्ष धर्म सभा का आयोजन, जो प्रत्येक दिन होगा। और पंगत कुछ लोगों के सहयोग से मुफ्त भोजन व्यवस्था। जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है, क्षमतावान है, वो पंगत में दान दक्षिणा देगा, जिससे ऐसे लोगों के लिए, जिन लोगों का भोजन सरलता से प्राप्त ना होता हो, जो गरीब लोग हो, जो अपने तीनों टाइम का भोजन की व्यवस्था ना कर पाते हो, उनके लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करेगी। इसे पंगत का नाम दिया गया। बाद में यही व्यवस्था लंगर बन जाएगी। लंगर ये सिखों के प्रथम गुरु नानक देव ने इसकी व्यवस्था करी। और 1538 ईस्वी में मृत्यु हुई। 1538 में गुरु नानक जी का स्वर्गवास हो गया। इनके स्वर्गवास के पश्चात गद्दी पर दूसरे गुरु, आउट ऑफ कैमरा नहीं देखने जाना, आउट ऑफ कैमरा तो नहीं बैठे यहाँ। फिर दूसरे धर्म गुरु गुरु अंगद देव। गुरु अंगद जो है गद्दी पर बैठे। प्रथम गुरु नानक हुए, दूसरे गुरु अंगद। गुरु अंगद बैठे 1538 में गद्दी पर बैठे। बच्चों, इन्होंने बैठने के साथ ही जो पंगत व्यवस्था है उसे स्थायी कर दिया। माने लंगर की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था को
स्थायी कर दिया। और क्या किया, इन्होंने एक गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। सबसे पता चला कि गुरुमुखी मतलब जो गुरु के मुख से निकली हो। ये एक ऐसी लिपि है जिसमें 3 स्वर एवं 32 व्यंजन है। इसलिए 3 स्वर और 32 व्यंजनों से मिलकर ये लिपि बनी है जो गुरु अंगद देव ने शुरू की। और ये उस समय जब भारत में फारसी और उर्दू का वर्चस्व था, उस समय लेखन की एक विशेष लिपि हुई जो पंजाब में एक भाषा के तौर पर प्रयोग किया था वर्तमान में। ठीक है, 38 से 52 तक गुरु अंगद देव का गद्दी पर रहे और 1538 इनके पश्चात गद्दी पर बैठे तीसरे सिख गुरु अमरदास। इनसे मिलने स्वयं अकबर आया। इनके विषय में कहा जाता है, गुरु नानक के विषय में, कि गुरु नानक किसके समकालीन थे। आपसे पूछ सकता है किस मुगल के। तो सबसे प्रथम मुगल भारत में कौन आया? बाबर। और उसके पश्चात अकबर, हुमायूं। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे कौन? गुरु नानक। एक्सेप्टेड सवाल है, बन सकता है, पूछ सकता है आपसे कि गुरु नानक किसके समकालीन थे। तो ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। और गुरु अमरदास, इनसे मिलने आया था अकबर स्वयं। अकबर इनसे मिला कहाँ? मिला गोविंदवाल में। गोविंदवाल एक स्थान है, गोविंदवाल में स्वयं अकबर इनसे मिला था। इनकी एक पुत्री हुई बीबी भानी। इस बीबी भानी को अकबर ने गांव दान दिए थे, गांव दान में। गुरु अकबर के पश्चात, गुरु अमरदास के पश्चात गुरु रामदास गद्दी पर बैठे। ये रहे 1552 से 1574। जो गुरु अमरदास थे वो 1552 से 1574 तक रहे। इनके पश्चात गुरु रामदास आए, चौथे गुरु। विशेषता ये है कि ये पति है, इनकी जो पत्नी है वो बीबी भानी है। कौन है बीबी भानी? बीबी भानी वो है जो गुरु अमरदास की पुत्री है। गुरु रामदास गद्दी पर बैठे और ये 1574 से 1581 तक। इनकी विशेषता यह है कि अकबर ने इनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघे जमीन दान में दी थी। और जो 500 बीघा जमीन दान में दी, उस जमीन में गुरु रामदास ने एक तालाब खुदवाया। और जिसका नाम रखा अमृतसर का जलाशय, या अमृतसर भी कह सकते हैं आप। यहीं पे एक शहर बसा, इसे कहा गया अमृतसर शहर। ये गुरु रामदास ने पढ़ा। गुरु रामदास के पश्चात गद्दी पर बैठे 5वें गुरु, और वो पुत्र है रामदास के, और नाम है गुरु अर्जुन देव।
यहाँ से क्या हुआ बच्चों कि जैसे अर्जुन देव गद्दी पर बैठे, जो एक पद था गुरु का पद, ये पैतृक बन गया। अब से पहले कोई भी व्यक्ति किसी वंशावली का गुरु नहीं बैठा था। ऐसा नहीं था कि पिता ने अपने पुत्र को बैठाया हो। गुरु नानक ने जब गुरु अंगद को गद्दी पर बैठाया तो उन्होंने अपने पुत्र को दरकिनार किया था। गुरु अंगद गुरु नानक का शिष्य था, इसलिए कि उन्होंने ये वंश प्रथा पैतृक परंपरा से बचने के लिए, और गुरु अंगद ने अपने पुत्र से अत्यधिक योग्यता को देखते हुए गुरु अंगद को गद्दी दी थी। और यहाँ गुरु रामदास ने अपने पुत्र को गद्दी देकर इस व्यवस्था को वंशावली के आधार पर बढ़ाया। ठीक है, 1581 में गुरु अर्जुन देव बैठे और 1581 से कब तक कहाँ गए? 1581 से 1606 तक। गलत कर दिया ना, इतना लंबा एक आदमी कौन रहेगा? इतना लंबा गजल लंबी ही हो जाएगी, इतनी लंबी नहीं। 1581 से 1606 तक गुरु अर्जुन देव गद्दी पर बैठे। मैंने आपको इतिहास में पहले पढ़ा चुका हूँ कि गुरु अर्जुन देव की हत्या की गई है। सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसने की? किसने? नहीं सर, जहांगीर ने। इनकी हत्या की थी जहांगीर ने। औरंगजेब भी करेगा, लेकिन पहले जहांगीर आया 5वें गुरु की हत्या करेगा। औरंगजेब सिखों के 9वें गुरु की हत्या करेगा, गुरु तेग बहादुर की सीजन। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं जहांगीर इनकी हत्या कर देता है। हत्या से गुरु अर्जुन देव कुछ व्यवस्थाएं करते हैं। पहला तो ये कि जो अमृतसर में जलाशय था उसके मध्य में ये हरमंदिर साहिब की स्थापना करते हैं। हरमंदिर साहिब उसके साथ साथ और क्या करते हैं, ये गुरुवाणी को गुरु ग्रंथ साहब में संकलित करवाते हैं। दो काम किए। जो आप आज गोल्डन टेम्पल आप देखते हैं वही हरमंदिर साहब कहा जाता है। उसकी स्थापना सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाई। एक बात। दूसरी बात, गुरुवाणी को प्लस कुछ धार्मिक हिंदू धर्म गुरु जिसमें कबीर, रैदास, इनकी वाणी को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में संकलित करवाया गुरुमुखी लिपि में। ये दो काम गुरु अर्जुन देव ने अपने रहते बहुत इंपोर्टेंट करवाए, और यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल भी बन सकता है। ठीक है, इसके पश्चात गद्दी पर बैठेंगे हरगोविंद। 5 गुरु हो गए बच्चों। छठे गुरु गद्दी पर बैठेंगे 1606 से 1645। छठे गुरु गद्दी पर बैठे और गुरु है गुरु हरगोविंद सिंह। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिखों के लिए 5 कारक की स्थापना की। इसमें क्या है? कड़ा, केस, कंधा, कृपाण और कच्छा। ये 5 कारक सिखों के लिए अनिवार्य कर दिए। प्लस सिख, थोड़ा सा गड़बड़ होगी, कुछ कंफ्यूजन हुआ 5 कारकों का। 5 कारक सिखों के 10वें गुरु, आई थिंक 10वें गुरु स्थापित करेंगे, लेकिन फिलहाल से इन्होंने सिखों की एक लड़ाकू सेना की स्थापना की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिखों की एक लड़ाकू सेना का निर्माण कर दिया। सिखों को अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखने की व्यवस्था करी। उसके साथ साथ अकाल तख्त की स्थापना की।
ईश्वर का सिंहासन। और सिखों को अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग नाम के बाद में प्रयोग करने के लिए, और उसके साथ साथ मुगल सियासत को समय समय पर राजनीतिक और युद्धक चुनौतियां पेश करते रहे। ठीक है, यहाँ तक चीजों को कंफ्यूजन मुझे लगना नहीं होना चाहिए। ये बैठे कब? गुरु अर्जुन देव के बाद, यानी बैठे 1606 में, और 1606 से 1645 तक। 1606 से 1645 तक। अब इसके पश्चात गद्दी पर बैठे कितने हुए? छठे 7वें नंबर के गुरु हर राय। ये बैठेंगे 1645 से 1661। ये वो टाइम था जिस टाइम औरंगजेब का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ, और औरंगजेब ने सिखों के गुरुओं को अपने दरबार में बुलाना शुरू कर दिया था। इन्हें औरंगजेब के दरबार में जेब के दरबार में जाना पड़ा, और दरबार में जाके औरंगजेब को संतुष्ट करना पड़ा था। और जाने के पश्चात ये औरंगजेब के दरबार में ही रह गए। औरंगजेब ने इन्हें अपने दरबार में ही रख लिया और कहा कि आप मेरे दरबार में रहेंगे, धार्मिक समस्याओं और मेरी धार्मिक संस्कृति के लिए आपको मेरे दरबार में ही रहना पड़ेगा। इनके पश्चात गद्दी पर बैठे गुरु हरकृष्ण, 8वें गुरु। से 1664। इतिहासकार कहते हैं कि इन्हें भी औरंगजेब ने अपने दरबार में बुला लिया, और ये भी मृत्यु पर्यंत, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक ये भी औरंगजेब के दरबार में रहे। 1664 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु का कारक रोग था चेचक। एक्सेप्टेड सवाल है, पूछ सकता है कि सिख धर्म के किस गुरु की मृत्यु चेचक रोग के कारण हुई थी। अब बात हम करते हैं सिख धर्म के 9वें गुरु। 9वें गुरु माने जिनकी हत्या अब औरंगजेब करेगा। गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर 1664 से कब तक? 1664 1664 से 1675। गुरु तेग बहादुर की हत्या करी किसने? औरंगजेब ने। इनकी हत्या के दूसरे गुरु है जिनकी हत्या जो है मुगल द्वारा की गई। एक 5वें गुरु जिनकी जागीर ने हत्या करी थी, और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जिनकी औरंगजेब ने हत्या कर दी। औरंगजेब को ये विश्वास था कि ये इनके विरुद्ध किसी प्रकार का षड्यंत्र कर रहे, इस कारण से उन्होंने इनकी हत्या करी। और दूसरा एक बड़ा कारण ये रहा कि इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इस्लाम में स्वीकार करने के कारण इनकी हत्या का जो प्रमुख कारण था, औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया और कहा कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो, हम आपको जाने देंगे, छोड़ देंगे। तो गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, और इस्लाम में स्वीकार करने के कारण 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई। इन्हीं के गुरु तेग बहादुर के नाम से ही जहाँ इनकी हत्या की गई, वहीं दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने, आप कह सकते हो लाल किले के सामने, शीशगंज गुरुद्वारा। इनके पश्चात गद्दी पर बैठे 10वें गुरु, 10वें भी और अंतिम गुरु भी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु के तौर पर गद्दी पर बैठे 1675 से 1708 तक का काल रहा है इनका। इन्होंने अपने जीवन में कुछ प्रमुख युद्ध लड़े। इनके द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध है आनंदपुर
का प्रथम युद्ध, और ये युद्ध लड़ा गया बच्चों 1702-4 में आनंदपुर का। इन्होंने वहीं के स्थानीय राजा भीमचंद्र को हराया और भीमचंद्र को हरा के आनंदपुर पर अधिकार कर लिया। दूसरा आनंदपुर का दूसरा युद्ध भी इन्होंने ही लड़ा, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, और ये युद्ध भी 1704 में ही लड़ा गया। ये लड़ा गया गुरु गोविंद सिंह बनाम मुगल, और मुगलों की सेना का संचालन कर रहा था वजीर खान। इस युद्ध में गुरु गोविंद की पराजय हुई। इस युद्ध में पराजय के पश्चात गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों को वजीर खान जिंदा दीवार में जिनवा देता है। यहां से जो है प्रभाव बढ़ा मुगलों का, और मुगलों ने जो है गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया। युद्ध है 1704 का। इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह ने 1706 का युद्ध लड़ा। 1706 के युद्ध में ये भी मुगल बनाम गुरु गोविंद रहा है। 1704 का ही बच्चों, और यहाँ भी गुरु गोविंद सिंह की हत्या होती है, गुरु गोविंद सिंह की हार होती है। और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र अजीत सिंह एवं झज्जर सिंह, इन दोनों की इस युद्ध में हत्या होती है। इस प्रकार से दो युद्धों में गुरु ने अपने 4 पुत्रों को खोया। पहले युद्ध में अपने 2 पुत्रों को दीवार में चिना गया, उनके पुत्रों को, और बाद के युद्ध में उसके 2 पुत्रों की शहादत हुई, अजीत सिंह और झज्जर सिंह की। 1706 में गुरु गोविंद सिंह ने अंतिम युद्ध लड़ा अपने जीवन का प्रभावशाली, और यहाँ गुरु विजयी हुए और मुगलों की हार। और मुगलों की हार भी कोई आसान नहीं, बहुत बुरी तरह से मुगले हारे, और यहाँ से गुरु का प्रभाव हुआ। और उस समय के तत्कालीन मुगल शासक ने गुरु के प्रभाव को माना। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। वही चल रहा है सिस्टम, अपने पढ़ा 1707 में। जैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब के रहते रहते ही औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के साथ अपने सभी विवादों को समाप्त कर दिया था। 1708 में यहाँ औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1708 में एक पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह की धोखे से हत्या हो गई। ये पठान गुरु गोविंद सिंह अपनी आम सभा में बैठे हुए थे, और ये पठान उनसे मिलने के लिए, नाम पढ़ना शायद गुल खां, आपसे अक्सर अपने सवाल पूछ सकता है कि पठान का नाम क्या है। इसका नाम है गुल खां। ये उनके आम सभा में मिलने के लिए पहुंचा और धोखे से गुरु के ऊपर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। इसके द्वारा घायल करने से गुरु गोविंद सिंह की 1708 में मृत्यु हो गई। ये अंतिम सिख धर्मगुरु है। इन्होंने अपने जीते जी ये कह दिया था कि अब गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु माना जाएगा। यानी जो गुरुवाणी है, ये अंतिम सिख गुरु भी है जिनकी गुरुवाणी संकलित की गई है गुरु ग्रंथ साहब।
गुरु गोविंद सिंह की भी गुरुवाणी को संकलित किया गया है। मैंने बताया था कुछ हिंदू उपदेशक भी हुए जिसमें कबीर, रैदास है और सिख धर्मगुरु चाहे नानक से लेकर गुरु गोविंद तक सबका संकलन किया गया है गुरु ग्रंथ में। और गुरु ग्रंथ को ही उन्होंने कहा कि अब के बाद गुरु ग्रंथ को ही गुरु का स्थान दिया जाए, गुरु माना जाए। इस प्रकार से सिख धर्म में गुरुओं का समापन हो गया गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात। 1670 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात 1708 राजपूत परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ 1670 में। हाँ वो खत्म चैप्टर, अब नया चैप्टर से गर्भ चल रहा है। 1670 में राजपूत परिवार में जन्म हुआ एक बालक का जो बाद में नाम बन गया इसका बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का जन्म हुआ, यह राजपूत परिवार में जन्म हुआ था इसका। और अगर इसका जन्म भी आप जानना चाहेंगे तो कुछ राजौली, कुछ किताबें इसको राजौली भी लिखती है, नो प्रॉब्लम। कुछ राजौली में बंदा बहादुर का जन्म हुआ। ये व्यक्ति है जो भविष्य में सिखों की कमान और सिखों को एकत्र करेगा। इसने ही मुगल सिपा सलार कौन बना? वजीर खान। वजीर खान कौन था बताया था? इसने गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को जिंदा दीवार में जिलवाया था। बंदा बहादुर ने इसकी हत्या कर दी और सरहिंद के किले पर अधिकार कर दिया। मैं आपको इतिहास में पढ़ा चुका हूं। एक मुगल शासक हुआ कौन? फर्रुखसियार। सुना इसका नाम? मुगलों में पढ़ा चुका हूं मैं इसको, फर्रुखसियार। फर्रुखसियार ने 1748 में, सॉरी 1716 में, फर्रुखसियार ने 1716 में बंदा बहादुर की हत्या कर दी। और इसकी हत्या के पश्चात पुनः सिख समुदाय खंडित हो गया और छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। 1748 में नवाब कपूर सिंह 1748 में 1716 से 1748 तक सारे सिख छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गए। 1748 में नवाब कपूर सिंह एहलूवालिया, पूरा नाम है एहलूवालिया, नवाब कपूर सिंह एहलूवालिया के नेतृत्व में सभी सिख संगठन एकत्र। बाद में इन सिख संगठनों ने एक साथ एकत्र होकर अपने आप को एक नाम दिया जिसे कहा गया दल खालिशा। सारे के सारे जो दल है उन्होंने एकत्र होकर अपना आपको नाम दिया दल खालिशा। बाद में ये दल खालिशा विभाजित हो गया 12 अलग अलग खंडों में और इन अलग अलग खंडों को नाम दिया गया मिसल। इसे मिसल कहा गया। इन्हीं 12 मिसल में से एक मिसल के प्रभावशाली शासक होंगे महाराजा रणजीत सिंह। ये होंगे आपके 1798 1799 में। इन्हीं मिसल में से एक मिसल का नाम है सुकर चकिया मिसल। और इस सुकर चकिया मिसल में जन्म लेंगे और गद्दी पर बैठेंगे 1798 1799 में महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह कौन है बच्चों? ये पिता है महाराजा दिलीप सिंह के। 1708 में ये संधि करेंगे, पंजाब की संधि।
अंग्रेजों के साथ। महाराजा रणजीत सिंह जो है सॉरी 1700 गड़बड़ हो गया, वापस कहाँ चले जाएंगे, 1809 में संधि करेंगे, पंजाब की संधि। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित रहे तब तक अंग्रेज पंजाब में कोई प्रभाव अपने स्थापित नहीं कर सके। कल मैंने आपको बता दिया था, फिर बताता हूँ। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात डलहौजी ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया और उनके पुत्र महाराजा दलीप सिंह को भेज दिया पढ़ने के लिए, कहाँ, लंदन। और उनकी माता को यानी महाराजा दलीप सिंह की मां 40,000 पौंड सालाना पेंशन पर रख दिया और इन्हें भेज दिया पढ़ाई के लिए लंदन। ये लंदन में पढ़ी। इन्होंने महारानी विक्टोरिया को क्या दिया, कौन सा, हाँ, इन्होंने महारानी विक्टोरिया को जो है कोहिनूर हीरा भेंट किया। और इस प्रकार से जो सिखों की पंजाब रियासत थी वो अंग्रेजों के अधीन चली गई और अंग्रेज जो सिख है वो अंग्रेजों के पैसेंजर हो गए। इस तरह से मैंने आपके सामने मराठा को भी अंग्रेज तक पहुंचा दिया, मुगलों को भी अंग्रेज तक पहुंचा दिया और तीसरे जो सिख थे उन्हें भी अंग्रेजों तक पहुंचा दिया। अब हम कल अंग्रेजों का भारत में उदय हम पढ़ चुके हैं, किस तरह उदय हुआ, किस तरह से उन्होंने 84 का युद्ध जीता 1757 में जाके, और किस तरह से उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता। अब हम कल भारत में अंग्रेज गवर्नरों के स्थायित्व के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो कोई डाउट है किसी का? नहीं है, चलो ठीक है, आपने वीडियो ध्यान से देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।